होएगा। ओके ओके सर, ठीक है। थोड़ा लाइट इश्यूज है बट कोई बात नहीं सर, आप लोग मुझे देख पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, दैट्स इनफ। ओके, अच्छा, गुड इवनिंग सर। बिजनेस लॉ का क्लास है और हम लोग पार्टनरशिप में थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन कर रहे थे। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक नया वाला पार्टनरशिप है, उसका डिस्कशन भी चालू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ना सर, ये बिजनेस को पार्टनरशिप मोड पे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब ये बहुत पॉपुलर तरीका भी है, वी ऑल नो सर, कि सिंपल तरीके से हम लोग एक इंसान तो नहीं कर सकता, खुद के साथ तो खुद का पार्टनरशिप नहीं हो सकता ना सर। क्या हम लोग खुद के साथ खुद पार्टनरशिप कर सकते हैं सर? इज दिस पॉसिबल? हेलो? नो सर। नो सर, अपने साथ तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता, लेकिन हम किसी और के साथ, एक दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से बांध जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो से फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग का क्लास में बड़ा अच्छा एग्जांपल चल रहा था, आज सोविक नहीं है, अभी तक नहीं आया, विश्वजीत है, चिराग है, ठीक है, चिराग के साथ भी हुआ था मोस्ट वाली। विश्वजीत और सोविक के बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था, विश्वजीत याद है तेरे को? किस चीज का? यस। हाँ, तो मतलब तुम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करना था। हाँ, तुम फ्रूट्स का क्या बेच रहे थे? लीची। लीची। तुम लीची बेचते थे और सोभिक क्या बेचता था? प्यारा। अमरूद। अमरूद, प्यारा। हाँ सर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करना है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों का ऑब्जेक्टिव इक्वल होगा, दोनों का जो भी बिजनेस का जो रोल है वो भी दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और सिंपल बात है, बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह ट्रीट करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। तो उसके एक सिंपल लॉजिक में, कॉमन पॉइंट में बिजनेस को आगे लेके जाना है, इन सिंपल तो यही है। बट कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग का था सर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, मतलब जब बिजनेस को रजिस्टर करते हैं तो किस तरह से करना पड़ता है, उसका डिटेल्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और आज हम लोग सर उसी में, जैसे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग हर एक पॉइंट में भी बात करने का बोले थे सर, डिसोल्यूशन, मतलब बिजनेस को ऑफ कैसे करना है। दो तरह का डिसोल्यूशन होता है, एक फार्म का डिसोल्यूशन और एक पार्टनर्स का डिसोल्यूशन। बड़ा ही दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब फार्म डिसोल्यूशन हो जाता है, बिजनेस कंप्लीट ऑफ। और पार्टनर्स का डिसोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस टोटली ऑफ है, हो सकता है कि पार्टनर डिसोल्यूशन हो गया बट बिजनेस चल सकता है, ठीक है, बिजनेस चल सकता है। बट फार्म का डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस टोटली ऑफ कर देना। तो ऐसा कुछ वाइटल पॉइंट था जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। लास्ट क्लास में भी कुछ बताया था, आज भी कुछ पॉइंट में बात करूंगा। चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और जो भी पॉइंट्स है एक एक करके बात को आगे बढ़ाता हूँ सर। कंफर्म कीजिएगा सर, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, देखा যাচ্ছে सर। ओके, ठीक है। तो देखो सर, बड़ा ही सिंपल बिजनेस है, बट इसका डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सर ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में सारा का सारा कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोग थोड़ा सा याद करोगे तो याद आ जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म में आपके सामने मोड ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन, कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम में आओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। और आज मैं आप लोगों के साथ ये जो मुद्दा है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, और उसमें दो पॉइंट आता है सर, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और एक है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये दोनों ही वाइटल पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और बड़ा ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत ट्रिकीनेस तो आपको मिलेगा यहाँ पर। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो सर, जब डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में बात चल रहा है सेक्शन 40 से लेके 43 के अंदर, तब वहां पर डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट दैट इज सेक्शन 40 एंड डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और कंपल्सरी डिसोल्यूशन दैट इज सेक्शन 41, डिसोल्यूशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, मतलब कुछ चीजें होना है उसको रोक नहीं सकते और उसके अंदर बिजनेस को डिसोल्यूशन करना है, सेक्शन 42, एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस दैट इज सेक्शन 43, एंड जब कोर्ट आके डिसोल्यूशन करेगा दैट इज सेक्शन 44।
तो ये सब सेक्शन सर याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, बड़ा ही वाइटल पॉइंट माना जाता है, मतलब एडवांस लेवल ऑफ पार्टनरशिप का डिस्कशन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो ऑब्वियसली आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, सारे के सारे चीजें रियल लाइफ के साथ बहुत कनेक्टेड है और रियल लाइफ प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है। तो चलो सर हम लोग फटाफट कुछ पॉइंट्स में डिस्कशंस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फार्म सेक्शन 39 से लेके 47 के अंदर कहा गया है ना। और उसमें मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ फार्म के साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिस्कशन कर चुका था। मैं फिर से एक बार बता दूंगा। और डिसोल्यूशंस का मोड भी बहुत वाइटल माना जाता है और ये सब सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो याद रखिएगा सर थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। सेक्शन 39 से लेके 47 कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को डिसोल्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब बिजनेस बन रजिस्टर हो गया, बहुत अच्छा है, बट अब बात है कि रजिस्टर करके बिजनेस चल रहा था, बट अब बिजनेस को आगे नहीं लेके जाना है, बिजनेस को डिसोल्यूशन करना है। जब जब आप लोग पार्टनरशिप का अकाउंट्स बनाओगे उस टाइम पे भी ना इसका बहुत ट्रीटमेंट होता है कि जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है तब उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। स्पेशली सीए फाउंडेशन को करना पड़ता है, सीए में इंटर वाले को करना पड़ता है। इवन ऑल्सो इन 11 12 क्लास में भी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। डिसोल्यूशन इज ऑल्सो देयर। कॉलेज लेवल में भी अकाउंट्स में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। इवन इन ऑल्सो पीएचडी एंड मास्टर डिग्री लेवल, बहुत सारा जगह में पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम बहुत सारे कॉमर्स के एरिया में डिस्कशन किया जाता है। तो कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं और पार्टनरशिप बिजनेस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा दिखता है। इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ फार्म एंड सेक्शन 39 से लेके 47 का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट ऑलरेडी देख चुके थे। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि द डिसोल्यूशन ऑफ फार्म मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फार्म। जैसे हम लोगों का जो क्लास डिस्कशन चल रहा था, दैट इज विश्वजीत प्लस कौन था, विश्वजीत के साथ कौन था सर, नाम याद, स्नेहाशीष अयन, स्नेहाशीष, उसका नाम क्या है, सोविक, हाँ, विश्वजीत प्लस स्नेहाशीष प्लस सोविक और अयन। तो ये चारों के बीच में पार्टनरशिप बन गया था सर, ठीक है, फोर मैस्केटियर्स, ठीक है, इन चारों के बीच में पार्टनरशिप बन गया था। बेसिकली ये लोग फ्रूट्स का एक्सपोर्ट कर रहा था, लीची का बिजनेस कर रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अमरूद एंड लीची, ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची, ठीक है, देख लो एक बार फिर से, लीची कहाँ चला गया, लीची, यस, लीची आ गया हमारा मुजफ्फरपुर से। और क्या चाहिए था, अरे फ्लिपकार्ट में भी बेचते हो विश्वजीत, बड़ा मजा आ गया देख के, जो भी हो ठीक है, फ्लिपकार्ट में भी लीची बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लिपकार्ट भी लीची दे रहा है। और साथ में क्या था सर, प्यारा था, गुआभा, ये भी बड़ा अच्छा फ्रूट्स है। तो ये दोनों फ्रूट्स का बिजनेस चल रहा था और अच्छा बिजनेस है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे थे आप लोग। ऐसे एक खबर मिला है एक्सपोर्ट के हिसाब से, आप लोगों को पता है ये जो इंडियन डॉग्स है, इंडियन डॉग का ब्रीड को फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये हमारे गली चौराहे में बहुत सारा डॉगी मिलता है ना सर, हमारे इंडियन डॉगी, जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं, ठीक है, घर में जिनको पालते हैं उनको कुत्ता बोलना मना है सर, क्राइम है, लेकिन जो रास्ते में मिलता है उनको हम लोग कुत्ता ही बोलते हैं। एक्चुअली वो डॉग है, कुकुर बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका ब्रीड फॉरेन में मोस्ट प्रोबेबली एक प्लानिंग है कि बहुत सारा कंट्रीज को जरूरत है डॉगी का, तो इंडियन ब्रीड का डिमांड बढ़ रहा है। खबर है आप लोगों के पास ऐसा? ऐसा खबर आप लोग सुना है कि फिर मैं ही सुना रहा हूँ आप लोगों को? তোমার কাছেই শুনছি আমি তো। अच्छा रुक जाओ, मैं देखता हूँ मुझे मिलता है कि नहीं, मैं देख रहा था, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट का ही प्लान चल रहा था। তারপরে এই যে কি বলে আমরা এই যে বেসিক্যালি যাকে বাংলায় বলি না লেডি কুকুর, हाँ हाँ, তো এটাকে ইংলিশ হিন্দিতে বলে মংরেল, বিকজ এদের অত মঙ্গের, লোম হয় না। মংরেল বিকজ এদের অত লোম হয় না, লোমশ কুকুর যে হবে না তাকে মংরেল বলে। अच्छा, मतलब जिसका शरीर में लोम कम रहेगा उसको मोंगरेल बोलता है। अच्छा ये देखो सर, ये मुझे कुछ मिला है, ये देखो, स्क्वाड ऑफ नेटिव ब्रीड डॉग्स, द हिंदू में आया था
न्यूज 18 में भी आया था, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसका कुछ तो स्पेशल चल रहा है, ठीक है। कुछ तो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत मिशन के थ्रू से। In this Mann Ki Baat address 10 months ago, Prime Minister Narendra Modi had asked that security agencies, including Indian breeds rather than foreign one, is in their dog squads. Foreign से ज़्यादा काम कर रहा है. If this is done, he said, it would be a great leap in the direction of Atmanirbhar Bharat. Following these remarks, most security agencies have taken steps to train and enlist Indian breeds of repute like Mudhol hounds, Rajapalayam, Rampur hounds in their ranks. I don't know, मुझे ये सब देसी है, ये सब देसी है, ठीक है। जो भी हो, आप समझ रहे हो सर, मतलब आप क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप देखो तो, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप डॉगी का भी पार्टनरशिप चालू कर सकते हो, इससे डॉगी का भी सब कुछ एकदम रेख देख हो जाएगा, केयर टेकिंग भी हो जाएगा, रास्ते में उन लोगों को इस तरह से লেডিগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাম পাবো তো ওখানে। ऑब्वियसली दाम भी मिलेगा और उनका भी केयर टेकिंग हो जाएगा, अच्छा है ना। रास्ते में ऐसे And you पड़ा भी become हाँ बोले once you buy a dog, basically you become a dog parent. ऑब्वियसली एग्जैक्टली। तो बेसिकली चलो अच्छा पॉइंट है ना कि रिसोर्सेज है, और ऐसे डॉगी बहुत अच्छा एक एनिमल्स है जो कभी धोखा नहीं देता। आप इंसान को प्यार मत करो, इंसान धोखा दे देगा, बट आप डॉगी को प्यार करो, कभी धोखा नहीं देता है ना सर? क्या मैं गलत बोल दिया? जानवी लास्ट ऑफ থাকে इंसान धोखा दे देगा सर, डॉगी कभी धोखा नहीं दे सकता, चाहे वो फॉरेन ब्रीड हो या इंडियन ब्रीड, फर्क नहीं पड़ता, ब्रीड कहीं का भी हो। यहाँ पर है कोई कोई बहुत ज्यादा डॉगी लवर, रोशनी तो बहुत अंदर से खुश हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि रोशनी मतलब एनी काइंड ऑफ डॉगी को किसी भी जगह में बेसिकली मतलब एकदम अपना बना सकता है। आई नो रोशनी। Sir, good evening. गुड इवनिंग सोविक, यू आर वेरी लेट। इतना Sir, लेट घूमिए पड़ेছিলাম। ये बहुत गलत बात है, नहीं सोना चाहिए। ये जो बंगाली एटीट्यूड है अच्छा नहीं है, ये दोपहर को सोना और सोते ही रह जाना, इट्स नॉट गुड सा। ओके चलो क्लास में आ जाओ। দাদা ডগ কে যে ভালোবাসে না বলা হয় তার মনে পাপ আছে। वो तो फिर मेरे मन में पाप है। नहीं मैं प्यार करता हूँ, बट हाँ एक चीज नहीं, एक चीज सीरियसली तो आप लोगों को मैं बताया नहीं, बहुत जन को मेरे को सीरियसली मैं इतना ज्यादा एनिमल लवर नहीं हूँ, मतलब मेरे को इतना प्यार नहीं आता कि देख के एकदम गले में लगा लूं, बट हाँ मैं किसी को मारता पिटता भी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत अंदर में मेरे को वो वाला प्यार भगवान ने दिया नहीं, बट फिर भी एक मैं मैजिकल हो गया। वो क्या नाम है, जार्मन शेफर्ड बोल के एक होता है ना सर? हाँ सर, हाँ। हाँ ये एक मेरे नेटिव के वहां पर किसी ने एक जार्मन शेफर्ड रखा है, ठीक है, और शायद किसी किसी ने देखा है, मैंने स्टेटस भी लगाया था लास्ट ईयर गर्मी के समर के टाइम पे। तो मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसे माना जाता है कि बहुत भयंकर टाइप ऑफ होता है जर्मन शेफर्ड। सर मैं हाँ सर। सीरियसली मैं कभी नहीं सोचा था कि एक जर्मन शेफर्ड को मैं प्यार कर सकता हूँ, मतलब सीरियसली इसको इस तरह का डॉगी को मैं ऐसा ही साइज का था, उसको मैं पूरा गले लगाया, मैं सीरियसली मैं कभी इमेजिन नहीं किया था, बट सीरियसली मतलब ये लोग बहुत प्यार करता है, मतलब अगर वो समझ जाए कि आप अच्छे हो तो फिर आपके लिए जान दे सकता है, ये तो सीरियसली इट्स रियली पॉसिबल। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कर सकता हूँ प्यार। तो ऐसे सुबह सुबह थोड़ा सा वो मॉर्निंग इसमें लिए जाते थे, जॉगिंग के लिए जाते थे, तो मेरा एक भाई है पड़ोस का, उसका था, तो इसके साथ इतना प्यार हो गया था कि एक बार एक जगह में एक जंगल था, तो उस जंगल में हम लोग ऐसे, मेरे घर के आसपास में जंगल है बहुत सारा, तो जंगल के अंदर गया था, तो ये सूख लेता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तो ऐसा हुआ कि हम सब जंगल से बाहर निकल रहे, तो ये सबसे लास्ट में निकला, कैसे भी करके ना वो हमारे आगे नहीं जाएगा, हमारे पीछे रहेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई आप लोग को पहले लेके जाऊंगा फिर मैं जाऊंगा, मतलब ये इतना ज्यादा हमें प्यार करता है इंसान को। तो वो देख के ना मैं सोचा कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, मतलब फालतू में तो काटेगा नहीं, ऐसा मेरे को लगता था कि काट देगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करता है कि फालतू में नहीं काटेगा ये। तो जो भी हो कि ये मेरे जैसा इंसान भी कर सकता है, ये उस दिन मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है, बहुत कुछ मुमकिन है दुनिया में, नहीं तो एक जर्मन शेफर्ड को मैं गले लगा लूं, इट्स इम्पॉसिबल है। जो भी हो, ऐसे बहुत लोग जानते होंगे कि मेरा एनिमल लविंग उतना नहीं है।
ओके ठीक है, चलो सर आगे बढ़े। डॉगी का ब्रीड का बिजनेस, ठीक है बिजनेस करना लेकिन प्यार से। अच्छा तो बट व्हेन ओनली वन और मोर पार्टनर्स रिटायर्स, तो फिर हमें क्या करना है सर? डिसोल्यूशन करना है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप को तोड़ना है अभी, ठीक है। डिसोल्यूशन दुख की बात है बट रियल में होता है सर, बड़ा ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, सुनने में खराब लगता है बट इट्स प्रैक्टिकल। When only one or more partners retires or becomes incapacitated from acting as a partner due to death, किसी का डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा पागल हो गया, ठीक है, इंसैनिटी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सच ए पार्टनर एंड अदर इज डिसॉल्व्ड बट द रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू, बाकी लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें। इन सच ए केस देयर इज इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखो कुछ पार्टनर का डेथ हुआ है, कुछ पार्टनर जैसे अब डेथ भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। विश्वजीत, स्नेहाशीष, सोविक, आयन, ठीक है आयन आज नहीं है क्लास में बट बाकी लोग है, मुझे याद आ रहा है। तो विश्वजीत, सोविक, स्नेहाशीष, इन तीनों के बीच में मानो की पार्टनरशिप है। आयन मानो की इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, आयन इंसॉल्वेंट हो गया है, इसलिए देखो आज क्लास में भी नहीं है नहीं उसका कुछ कॉलेज का एग्जाम है इसलिए नहीं है। तो विश्वजीत, सोविक एंड स्नेहाशीष के बीच में पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आयन इंसॉल्वेंट हो गया है तो इनके पार्टनरशिप में नहीं है। तो इस तरह का केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है बट डिसोल्यूशन ऑफ फार्म नहीं हुआ है। हम लोग बात को समझे सर? चारों के बीच में पार्टनरशिप था, आयन इंसॉल्वेंट होके बाहर निकल गया, तो हम ये बोल देंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फार्म नहीं हुआ है। क्लियर है ये वाला पॉइंट सर? बहुत वाइटल पॉइंट है, बोलो सर। हेलो, ये वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है सर? बोलो सर बोलो। ओके दादा। The particular partner goes out, but the remaining partners carry on the business of the firm. It is called dissolution of partnership. In this case, dissolution of the firm. On the other hand, the whole firm is dissolved. The partnership terminates as between each and every partner of the firm. पार्टनरशिप टर्मिनेट होता है ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म के बीच में। अब देखो सर, जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के बारे में चर्चा हो चुका था, ठीक है, चर्चा हो चुका था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर चुका था। इसमें एक था हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, दूसरा था वाइंडिंग अप, मतलब जब बिजनेस को क्लोज किया जाता है उस टाइम के क्या होता है, इसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब बिजनेस हमारा वाइंडिंग अप होता है तब दोनों केस में क्या फर्क पड़ता है। चलो सर, वाइटल फर्क है, फिर से एक बार याद दिला दूं। इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप। जब आप कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस में डिफरेंस देखते हो पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, इट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस का पार्टनरशिप में डिसकंटिन्यूएशन आता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अगर बात करें कंटिन्यूएशन में, इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब बात वही हो गया, विश्वजीत, स्नेहाशीष, शोभिक एंड आयन के बीच में पार्टनरशिप था, आयन रिटायर हो गया या फिर आयन ने किसी कारण से इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पार्टनरशिप में नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस कंटिन्यूएशन नहीं होगा, बिजनेस का कंटिन्यूएशन होगा, बट अभी शायद इनके बीच में लाइक विश्वजीत, स्नेहाशीष एंड सोभिक के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो इसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे सर, ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कह सकते। फर्म मतलब टोटली बिजनेस चारों के लिए बंद होना, वाइंडिंग अप मतलब जब सीरियसली बिजनेस को एकदम क्लोज करना होता है, ठीक है, एकदम भी बिजनेस क्लोजिंग मूवमेंट में है, बिजनेस का सारा चीजें एकदम रैप अप हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब बिजनेस वाइंडिंग अप होता है ना सर, मतलब बिजनेस का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी एसेट और लायबिलिटीज लेके बिजनेस आता है, जैसे आप लोग सभी कोई मोटा मोटी एक चीज तो जानते ही होंगे सर, बिजनेस होता है तो उसका अकाउंट्स भी बनता है, हाँ सर, यस और नो? बिजनेस होगा तो उसका अकाउंट भी बनेगा, ठीक है, तो जब बिजनेस का अकाउंट्स बनता है, जब बिजनेस का अकाउंट्स बनता है तो उसका बैलेंस शीट बनेगा, और बैलेंस शीट में हम लोगों को एक चीज पता है ना सर कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, और एसेट्स और लायबिलिटीज से हमें क्या पता चलता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से हमें एक चीज पता चलता है कि जो भी पार्टनर्स है उनके लिए बिजनेस में एसेट कितने का है, उनके लिए बिजनेस में लायबिलिटीज कितना का है। तो जब बिजनेस वाइंडिंग अप होता है ना, तो ये बिजनेस का एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जब बिजनेस, जैसे मानो कि मैं एक आपके सामने जस्ट बना रहा हूँ, सिर्फ और मानो कि हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, सॉरी बैलेंस शीट है,
प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, एक बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस शीट में क्या रहता है, दिस साइड इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल एंड दिस साइड इज एसेट। जानते हैं ना सर, आप लोग सभी को ही जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एसेट में जैसे इधर रहता है फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, जो भी फिक्स्ड में, करंट एसेट्स में आपका कैश, डेटर, स्टॉक, है ना, ये बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। इधर आपका हो जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर आ जाएगा, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेबल, ठीक है, कैपिटल का कुछ एरिया, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस का कुछ क्रेडिटर का लायबिलिटी रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन रहेगा, कुछ बीपी रहेगा, इधर लैंड कुछ अमाउंट का रहेगा, बिल्डिंग कुछ वैल्यूएशन का रहेगा, कैश अमाउंट भी रहेगा, डेटर रहेगा, ठीक है, स्टॉक रहेगा। सर जब बिजनेस को हम लोग बंद करेंगे तो क्या ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ना? आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? जब बिजनेस को वाइंडिंग अप करना है तो वाइंडिंग अप ऑफ द फार्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि जो भी एसेट्स है बिजनेस में वो एसेट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या जो जिसको जो जितना मिलना है, और कुछ लायबिलिटीज है तो फिर उसके भी पार्टनर्स के बीच में, सौभिक, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन के बीच में क्या करना है, जिसका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेना पड़ेगा। और जब पार्टनरशिप में होता है, ये फार्म का हो गया, और जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिक्वायर्स ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। इसमें एसेट का रीवैल्यू किया जाता है और सिमिलरली लायबिलिटी को भी रीवैल्यू किया जाता है, बिकॉज जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तब बिजनेस बंद नहीं होता। जैसे आयन अगर इनमें से बाहर निकल चले जाते हैं, आयन इधर से भाग के निकला सर, ठीक है, आयन यहाँ से चला गया, मतलब आयन अभी नहीं है, किसी कारण से आयन इंसॉल्वेंट हो गया या फिर आयन रिटायर करके जा रहा है, तब इन बाकियों के बीच में, सौभिक, विश्वजीत, स्नेहाशीष के बीच में क्या चलेगा सर? सौभिक ये आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ये आउटगोइंग पार्टनर है। कौन? आयन। आयन आउटगोइंग पार्टनर है। अब आयन चले जाने के बाद बिजनेस का एसेट्स, लायबिलिटीज जो भी रहेगा वो सौभिक, विश्वजीत, स्नेहाशीष के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यस और नो? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा यस सर। है ना? Yes, sir. हाँ, तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बिजनेस जब वाइंडिंग अप होता है, फार्म का क्लोज हो जाना, मतलब फार्म का वाइंडिंग अप होने के टाइम पे तो पूरा का पूरा एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन कर दो। दोनों में फर्क है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। फर्क समझ रहे हैं सर आप लोग? जब पार्टनरशिप अकाउंट्स करोगे तब और ज्यादा समझ आ जाएगा सर। बट क्या क्लियर हो रहा है ना? रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन दोनों लैंग्वेज आई होप की क्लैरिटी ला रहा है सर आप लोगों के मन में। हाँ सर, यस तो आप लोगों ने बोला, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट के बारे में तो ये फार्म में भी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। स्कोप में बात करें तो इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, इट नेसेसरीली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तभी जाके फार्म डिसोल्यूशन होगा। ये फार्म का है ना, और ये पार्टनर्स का है। अब बात को समझो, पार्टनर्स के बीच में इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन टोटली हो जाएगा तो फार्म भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, बट इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फार्म। मतलब पार्टनर्स के अंदर डिसोल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि फार्म भी डिसॉल्व हो जाए। यस ना सर? सर पार्टनरशिप आज सौभिक, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन कोई एक भी चला जाए तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या फार्म डिसॉल्व हो जाएगा? इसलिए क्या कहते हैं, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फार्म। मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फार्म का डिसोल्यूशन ना भी हो सकता है, बट पार्टनर्स का डिसोल्यूशन फार्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। क्या आप लोग बात को समझे? पार्टनर्स का डिसोल्यूशन, ठीक है, मतलब पार्टनर्स का डिसोल्यूशन, सौभिक, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन का डिसोल्यूशन फार्म का डिसोल्यूशन ना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उनके बीच में डिसोल्यूशन हो गया, दैट इज सौभिक, विश्वजीत, आयन, स्नेहाशीष के बीच में अगर डिसोल्यूशन हो गया तो वो फार्म का डिसोल्यूशन तो गारंटी है। इट नेसेसरीली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल बात है ना? जैसे मानो कि यहाँ पर जो 4 जन का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में लीची और गुआवा का बिजनेस चालू हुआ था। अगर यही लोग पार्टनरशिप बना के रखना नहीं चाहता है तो फिर फार्म को कौन चलाएगा? लेकिन अगर एक आध जन निकल गया लेकिन बाकी लोग चाहते हैं कि मैं बिजनेस को लेके आगे बढ़ूं, तो फिर बिजनेस तो रहेगा। इसीलिए कहते हैं सर इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, बट अगर
पार्टनर्स डिसोल्यूशन हो गया तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस में और कोई बात बनेगा नहीं, तो फार्म तो डिसॉल्व होके ही रहेगा। एंड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स के बारे में अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स इन द फार्म। अगर फार्म डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जैसे कि हमारा जो बैलेंस शीट है, पीएल है, हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना के रखे थे, ठीक है, सिमिलरली पीएल बना के भी रखेंगे, तो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते रहता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लोजर तो बन ही जाएगा जब फार्म क्लोज होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के अंदर डिसोल्यूशन होगा तो बुक्स क्लोज तो होगा नहीं सर, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्लोज कैसे होगा? पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जो भी बनता है बिजनेस में, ठीक है, बैलेंस शीट बनेगा, पीएल बनेगा, कैश फ्लो बनेगा, बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। पार्टनरशिप के केस में करंट अकाउंट बनता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनता है ना सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही सब बनता है ना पार्टनरशिप में। जो लोग पार्टनरशिप करके रखे हो, जिन्होंने नहीं किया, बाद में जब करोगे, मैम कराएंगे, तब और ज्यादा सीख जाना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। अरे मैं सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब अकाउंट का क्लोजर हो जाएगा जब डिसोल्यूशन ऑफ फार्म होगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है ना सर, इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फार्म बट इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द फार्म। किसके केस में? पार्टनर्स का डिसोल्यूशन के केस में, पार्टनर्स डिसोल्यूशन के केस में। तो याद रखिएगा, सेक्शन 39 से 43 के 47 के बीच में डिसोल्यूशन ऑफ फार्म का ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब सर, अब क्या बताने वाले हो सर? अब तो मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को, फटाफट सुन लो। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, क्या मोड है? तो मोड तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कुछ ट्रिकीनेस भी है इधर। जैसे मानो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म मे बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब कोर्ट का ऑर्डर के बिना और वॉलंटरी, खुद चाहते हैं कि भाई डिसोल्यूशन कर दे। तो एक बात है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, हम पहले एग्रीमेंट बना के रखे थे। फार्म में बी डिसॉल्व्ड with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the parties, मतलब पार्टी के बीच में पहले से ही बना था कि भाई ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, बिजनेस को क्लोज कर देंगे। पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो बिजनेस को क्लोज कर देंगे। सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मींस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। जैसे चिराग है, चिराग का आवाज नहीं आ रहा है, बोल चिराग, तुझे सुनाई दे रहा है? विश्वजीत, स्नेहाशीष एंड सोविक के साथ चिराग का एक पार्टनरशिप बना था, याद है किसी को? चिराग के मणिपुर से, इम्फल से, वो क्या नाम है सर, हम लोग को कोई एक प्रोडक्ट, ये लोग लीची और अमरूद के साथ साथ और एक चीज हैंडीक्राफ्ट्स, ये आपका मणिपुर का हैंडक्राफ्टेड जो डिजाइनरी प्रोडक्ट होता है, बड़ा ही फेमस होता है, हाथ का बना हुआ अलग अलग चीजें, डिजाइनिंग, ठीक है। तो चिराग के साथ ऐसा एक बिजनेस लास्ट क्लास में बनाया गया था। तो मैं भी मानो कि ये चिराग के साथ जो बिजनेस बन रहा था, विश्वजीत, स्नेहाशीष और सोभिक का, ये वाला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही था कि वन टाइम बिजनेस था कि एक सर्टेन टाइम के लिए वो जो भी हैंडक्राफ्टेड चीज था मणिपुर से विश्वजीत, सोभिक ये लोग लाएगा और कोलकाता के मार्केट में सेल करेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पहले से ये लोग रेडी करके रखा था कि भाई मणिपुर जाना है, ठीक है, मणिपुर जाना है, प्रोडक्ट लाना है, बेचना है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद पार्टनरशिप को एंड करना है। आप लोग बात समझ रहे हो सर? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव किसी काम का फुलफिल हो जाए, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव किसी कारण से फुलफिल हो जाए तो फिर हम उसको क्लोज कर सकते हैं ना, बोलो सर। ऐसे आप लोगों को मैं मणिपुर का जो वुमेन्स मार्केट है बताया था ना सर, एशिया का लार्जेस्ट वुमेन मार्केट है, ईमा कैथल, हाँ फेमस। कभी अगर मणिपुर विजिट करते हैं, ठीक है, कोई भी, तो जरूर ईमा कैथल विजिट करना सर। मणिपुर का फेमस मार्केट है सर, टोटली रन बाय वुमेन्स, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट वुमेन रन मार्केट है, देखने वाले मार्केट है सर, एग्जैक्टली आप देख सकते हो हर एक चीज। ये देखो सर, मैं बोला ना आपको, हैंडक्राफ्टेड जो भी है, ठीक है, ये एशियाज लार्जेस्ट ईमा कैथल वुमेन्स मार्केट, ठीक है, आप देख भी सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है और यहाँ पर जो भी चीजें मिलता है वो भी बहुत खूबसूरत है। सीरियसली सर, ये सब इंडिया का सर ज्वेल्स है, छुपा हुआ ज्वेल्स है, बाहर अभी तक निकला ही नहीं है। जो भी हो, चलो सर, आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब क्या है ना, हम लोगों को दिखता नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये हमारा प्रॉब्लम है।
तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट दैट इज सेक्शन 40, सिंपल बात है, एग्रीमेंट में बोला था, हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं। सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन और क्या होगा फिर? सेक्शन 40 तो हमें बोल दिया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 41 हमें बताते हैं फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड बाय द adjudication of all the partners or all the partner but on one as insolvent by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm be carried on the partners to carry it on it partnership। मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि अगर बिजनेस को वो वाला लॉ मौका नहीं देता कि आप बिजनेस को आगे रन नहीं कर पाते, लॉ आपको जगह नहीं देता। जैसे सर एग्जांपल्स, एक अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पर है, देख सकते हो। ए फर्म इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ए पर्टिकुलर केमिकल, ठीक है, एक फर्म था जो केमिकल का पार्टनरशिप करता था एंड लॉ इज पास्ड व्हिच बैन्स ऑन ट्रेडिंग ऑन सच ए पर्टिकुलर केमिकल। लॉ पास किया गया और उस पर्टिकुलर केमिकल को बैन किया गया। द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल एंड सो द फर्म विल हैव टू बी कंपल्सरी डिसॉल्व्ड। मतलब वो केमिकल का बिजनेस करना लॉ ने मना कर दिया, तो फिर आप इस चीज का पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आ रहा है सर? जो केमिकल के बारे में यहाँ पर बात चल रहा है वो केमिकल का बिजनेस पहले चलता था, पहले लॉ ने भी कुछ मना नहीं किया था। अब लॉ कहता है कि नहीं, ये केमिकल इज नॉट गुड, ये केमिकल का बिजनेस करना मना है, तो फिर आप आपको बंद करना पड़ेगा ना अगर लॉ मना करता है तो सेक्शन 41 आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए क्या करता है सर? बाउंड करता है। बोलो सर, कंपल्सरी डिसोल्यूशन समझ आया कि नहीं? हेलो, यस सर। आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, मेरे को सबका आवाज नहीं आ रहा है, कभी कभी सिर्फ विश्वजीत ही आवाज दे रहा है, सॉरी सोविक। बोलो सर। सर ओके सर, ठीक है। एक चीज आप लोग इसके बारे में जानते हो सर, उसको क्या बोलते हैं? ओपियम। ओपियम जानते हो आप लोग? अफीम। हाँ सर, अफीम। ये देखो सर, कुछ हाँ देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ओपियम का फल होता, फ्रूट्स होता है और उसके अंदर से ऐसे अफीम निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन सर ये अफीम का बिजनेस करना, मतलब अफीम का खेती करना, एग्रीकल्चर करना भी अनलॉफुल है एकदम, ठीक है। लेकिन सर अगर आप ये मेडिसिनल वैल्यू पे भी बहुत यूज होता है, ये जो पेन किलर वगैरह बनता है ना सर, पेन किलर में ओपियम यूज किया जाता है। हाँ सर। ठीक है, पेन किलर में ओपियम यूज किया जाता है और इस पेन किलर वगैरह जो भी बनाया जाता है वो टोटली लाइसेंसिंग सिस्टम में, प्रॉपर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। अगर कोई भी मानो कि अनलॉफुल वे में ओपियम को एग्रीकल्चर कर रहा है और उसको मार्केट में सेल कर रहा है तो वो तो इलीगल हो जाएगा ना। तो ऐसा केसेस में आपको वो बंद करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। आपने कभी मेडिकल का लाइसेंस लिया था और फिर मानो कि आपने रिन्यू नहीं किया या फिर गवर्नमेंट ने आपको रिन्यू करने का मौका भी नहीं दिया, ठीक है, मतलब आपने गवर्नमेंट के पास उसको रिन्यू भी नहीं करवाया, तो ऐसा केसेस में आपका बिजनेस तो अनलॉफुल है और कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो सर, अफगानिस्तान में बहुत होता है सर खेती ओपियम का। आप देख भी सकते हो कैसे अफगानी फार्मर्स किस तरह से इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओपियम कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान सोर्स टू रिकॉर्ड, तो ऐसे बहुत फेमस है, ठीक है। तो ऐसे पोस्तो हम लोग जो खाते हैं घर पे वो भी इसी से मिलता है ना। पोस्तो जानते हो ना आप यस लोग? सर। हाँ सर। हाँ हाँ। पॉपी सीड्स इज कनेक्टेड विद ओपियम ना। हाँ सर। तो समझ सकते हो, पोस्तो इज अ वेरी फेमस डिशेस, बंगालीज बहुत पसंद करते हैं तो आलू पोस्तो, हाँ, तो जो भी हो वहीं से बनता है। কিছু চাই না हाँ বলো, हाँ আলু बोलो। পোস্ত দেখলে লাইফে কিছু চাই না। एग्जैक्टली हाँ, इसको तो मुंह में पानी आ गया। तो ठीक है, चल अभी पोस्तो नहीं खाना है। तो जो भी हो, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन सर वो पोस्तो से नशा नहीं होता, ठीक है नशा जो है होता है वो वगैरह अलग चीजें होता है, वो पूरा आपका नर्वस सिस्टम को चेंज करके रख देता है, ठीक है। इसीलिए तो पेन किलर क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम को पूरा का पूरा एकदम न्यूट्रल कर देता है ताकि आपको फील ही ना हो कि आपको पेन हो रहा है। पेन बंद नहीं होता, वो बस फीलिंग्स बंद कर देता है। पेन बंद होता है क्या? पेन चलता रहता है सर हमेशा, बट आपका फीलिंग्स बंद कर देता है, ठीक है। वो न्यूरॉन के थ्रू से आपके बॉडी से जो ब्रेन तक पहुंचता है ना, ठीक है, उसी को वो वहीं पर चुप करा देता है, बोले चल अभी इसका न्यूज को मत भेज। न्यूरॉन का काम क्या है, जो भी होता है हमारे बॉडी में उसको ब्रेन को बताना, ठीक है, और ब्रेन फिर उसको समझ के कभी रोता है कभी हंसता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन को चुप कराने का काम करता है। आप लोग समझ रहे हो सर?
हेलो। यस सर। हाँ सर। चलो सर, बढ़िया है सर। क्या क्या है इस कुदरती दुनिया में, भगवान ने क्या नहीं बनाया। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये मैजिक नहीं तो क्या है, आप बताओ। मैजिक ही तो है ना, हर चीज मैजिक लगता है मुझे आजकल। मुझे हर चीज में ताज्जुब लगता है कि कैसे बना दिया भगवान ने इतना सारा चीज, इसका इतना सारा मतलब। और वो मतलब जानते जानते इंसान का जिंदगी बड़ा छोटा पड़ जाता है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, ठीक है, ये सेक्शन 42। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंसीज। अगर इसमें से कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। जैसे कि सर सेक्शन 42 कहता है, वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपने बिजनेस को बनाया और वो पर्टिकुलर टर्म खत्म हो गया, तो क्या करोगे? बिजनेस को बंद करना है ना, क्योंकि एक्सपायर हो गया। आपका जो पर्टिकुलर टर्म था वो टर्म एक्सपायर हो गया, तो फिर बिजनेस को बंद करना होगा। अगर रिन्यू होता है तो फिर वो न्यू हो जाएगा ना। वेयर द फर्म इज कंसिडर्ड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स। एडवेंचर्स क्यों बोला सर? सर बिजनेस का और एक नाम एडवेंचर्स है। कोई मुझे बता सकते हो सर बिजनेस का और एक नाम एडवेंचर क्यों है? sometimes high, sometimes low, sometimes slow, মানে all combinations দেখিয়ে দেয় বলে। थैंक यू सर। बिजनेस इज टोटली एडवेंचर, इसीलिए बहुत सारे लोग मैं एक चीज बताता हूँ सर आप लोगों को। हमारे देश में यूथ जो है, नॉट जस्ट यूथ, मतलब जो आगे निकल गए, जो अभी यूथ है, बिजनेस करने में मैक्सिमम लोग डरते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मतलब लास्ट में जब कुछ होता नहीं है तब बिजनेस करना पड़ता है, वो अलग बात। बट प्यार से बिजनेस को कितना लोग गले लगाते हैं। स्पेशली अगर मैं आपको बंगाल का कल्चर बताऊं, ईस्टर्न इंडिया का कल्चर बताऊं, बिजनेस करने में लोग ज्यादा पागल होते हैं कि जॉब जॉब ज्यादा लोग करते हैं कि एक नौकरी मिल जाए। किसके सपोर्ट में लोग ज्यादा होते हैं? जॉब जॉब के जॉब। जॉब के सपोर्ट में ज्यादा लोग होते हैं। बिजनेस करने में ज्यादातर लोग नहीं नहीं, ये बिजनेस कौन करेगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा। लेकिन सर आप एक चीज देखो, लेकिन आप किसी को बोलो कि भाई ट्रेक में जाएगा, पहाड़ी में चढ़ेगा, ठीक है, घूमने के बहाने, तब उनको एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है। बट जब उनको कभी बोला जाए कि भाई बिजनेस करके बताओ, तब उनको अच्छा नहीं लगता। मतलब माइंड को कैसे ट्रेन किया। हाँ, अब पहाड़ी को ट्रेक करने के लिए आपके मन में एडवेंचर जागता है, लेकिन बिजनेस करने का एडवेंचर हमारे मन में नहीं जागता। ये प्रॉब्लम है सोसाइटी का। अब यही तो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब मांगता है, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करना चाहता, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ना। इसमें मोदी ममता का अकेला का क्या दोष सर? मतलब हम लोग सिर्फ मोदी जी को, ममता दीदी को, या फिर किसी भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को दोष देते हैं। बट सोसाइटी का खुद का प्रॉब्लम, सोसाइटी का खुद का माइंड सेटअप है ना। किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं बट 4 उंगली खुद के तरफ भी आता है ना सर। एक उंगली दूसरे के तरफ करो तो 4 उंगली खुद के तरफ है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग, जितना सारा लोग, अगर एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से मतलब 95 लोग ऐसे बोलेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, और हार्डली 5 जन बोलेगा कि सर हम बिजनेस करेंगे। अब सवाल है कि इस पांचों के ऊपर इतना सारा लोगों का बोझ आ जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जॉब तो इन्हीं को देना है, बिजनेसमैन जो है ना। अब इनका बिजनेस भी नहीं चलेगा, इनके जो लोग जॉब करते हैं इनके बिना बिजनेस भी नहीं चलेगा, बिकॉज बिजनेस अकेला नहीं चलता, बिजनेस चलाने के लिए लोगों की दरकार है। आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब और आई एम नॉट अगेंस्ट द बिजनेस। मेरे को बस एक ही चीज कहना है सर, बैलेंस तो करना पड़ेगा, एडवेंचर तो उठाना पड़ेगा, है ना। बट पता नहीं सर एडवेंचर से लोग क्यों डरते हैं। लेकिन बिजनेस के डेफिनेशंस में, बिजनेस लॉ में, इनकम टैक्स में, बिजनेस को हर जगह में एडवेंचर कहा गया है। बट फिर भी ना तो यूथ और ना ही यूथ की पेरेंट्स, कोई नहीं चाहता कि बिजनेसमैन बने हमारा बच्चा। मैं तो बहुत कम पेरेंट्स देखा हूं अभी तक, ठीक है, गार्जियन के साथ बात किया, सभी को ऐसा लगता है कि बस बच्चे को एक नौकरी मिल जाए, इसी नौकरी के चक्कर में जिंदगी बीत जाए। लेकिन सर डायनामिक होना चाहिए आज के डेट में। आज के डेट में डायनामिक माइंड सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ढीठपन अच्छा बात नहीं है सर। ढीठपन समझते हो, जो मन में बिठा लिया वो बिठा लिया, ऐसा नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब है नहीं कि जॉब नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गया, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया तो फिर जिंदगी खत्म हो गया। एक ही बात हुआ ना। बिजनेस का लॉस मतलब जिंदगी खत्म, जॉब नहीं मिला तो जिंदगी खत्म, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई, जब जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटीज होना चाहिए माइंड सेटअप में, तभी ना एडवेंचर्स है। अप डाउन, स्लो, हाई चलेगा जिंदगी में। इसका मतलब ये थोड़ी ना होते कि जिंदगी रुक जाते हैं, यही तो जिंदगी का मजा है। बट ये एडवेंचर करने में ना लोगों को प्रॉब्लम है। एक्चुअली लोग एडवेंचर करना ही नहीं जानता और करना चाहता भी नहीं है।
क्या बताए सर, देख रहा हूँ जो वही आपके साथ शेयर कर दिया एक बार। फिर भी बिजनेस का जब भी बात होता है ना, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, बिकॉज क्या है ना, मुझे एक चीज पता है सर कि अगर जॉब क्रिएट करना है तो बिजनेसमैन चाहिए। एटलीस्ट 100 में से 70 लोग तो 70 लोग अगर जॉब ढूंढता है ना, तो कम से कम 30 लोगों को तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, तभी जाके सोसाइटी बैलेंस होगा, तभी जाके सोसाइटी बैलेंस होगा। ये एक माइंड सेटअप है। अब ये माइंड सेटअप कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये तो सर समय ही बताएगा। आई डोंट नो। ओके सर, तो देखो, तो where the firm is constituted for a fixed term on the expiry of that term, where the firm is constituted to carry out one or more adventures or undertaking then by completion thereof, by the death of a partner and by the adjudication of a partner as an insolvent। ऐसे केसेस में भी आपको, मतलब इनमें से कोई भी एक घटना घट जाए, ये सब क्या है, कंटिजेंसीज, सर्टेन कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का मतलब होता है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। आप लोग बात को समझे ना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल के जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे सर, उसमें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई मुझे बता सकता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनीवन? किसी को याद है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? जो जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो तो बाद में पढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर किसी को भी याद है तो मुझे शेयर कर सकते हो सर, व्हाट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बोलो तो सर, मैं बोला तो एक बार, ये कंटिजेंसीज का मतलब होता है जो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा। फ्यूचर में होगा तो करना पड़ेगा, मतलब which depends on the future event। अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं अभी आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि किसी को पता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल? एनीवन? हाँ सर। सर आप लोग वारंटी या गारंटी के बारे में तो सुने होंगे। अरे सुना है कि नहीं सुना? बोलो तो सही। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। चुप क्यों होते हो सर, कभी ट्राई तो क्या करो। आईफोन 11 का वारंटी रहता है क्या? आईफोन 11 में वारंटी रहता है क्या? अरे बोलो तो सही। यस सर, 1 ईयर का। यस सर। तो देखो सर, ये देखो क्या लिखा है, ब्रांड वारंटी क्या लिखा है? 1 ईयर। 1 ईयर, ब्रांड वारंटी 1 ईयर। लेकिन इसका मतलब क्या है, वारंटी में जो भी, मतलब अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वारंटी रिलेटेड इश्यूज में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो आपको रिप्लेस करेगा, वो आपको प्रोडक्ट को ठीक करके देगा, ऐसा होता है ना सर। ठीक है, नॉट जस्ट इन एप्पल के केस में, बहुत सारे प्रोडक्ट के केस में वारंटी हम लोग देखते हैं। तो सर मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, कंपनी वारंटी देता है तो क्या इसका मतलब हम जानबूझ के हमारा प्रोडक्ट को खराब करते हैं कि वो कभी फ्यूचर में हो सकता है या ना भी हो सकता है? वारंटी मिलेगा बोल के क्या खराब कर देते हैं प्रोडक्ट को, या फिर डिपेंड करता है फ्यूचर नहीं इवेंट सर। पे? नहीं सर। है ना, मतलब वो अगर हो जाए तो मुझे मिल जाएगा। अगर अगर मेरे एप्पल के फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो शायद मुझे कंपनी या तो उसको ठीक करने दे दे, या तो फिर उसको रिप्लेस कर दे, या फिर उसको बेसिकली जो भी सर्विस देना है फ्री सर्विस दे दे, व्हाटएवर, 1 साल के अंदर कुछ भी हो जाए। तो क्या उसके लिए हम क्या 1 साल के अंदर प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं? नहीं ना। तो वारंटी होगा, मतलब फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कंपनी को वारंटी कॉस्ट बेयर करना होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको बोलते हैं सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अगर खराब हुआ तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा, अगर खराब हुआ तो निभाना पड़ेगा, खराब नहीं हुआ तो, खराब नहीं हुआ तो सर नहीं निभाना पड़ेगा, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे वारंटी, उसके एक बेस्ट एग्जांपल था, ठीक है, जहाज डूबा तो इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ खराब हुआ तो इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ खराब नहीं होगा तो इंश्योरेंस मिल जाएगा क्या? आप इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं सर। आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते गए, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम भरते गए लेकिन आपका हेल्थ कभी खराब नहीं हुआ, तो फिर क्या आपको इंश्योरेंस का जो भी आपका अमाउंट था इंश्योरेंस कंपनी से जो मिलना था आपको, ठीक है, एश्योर्ड अमाउंट, क्या मिल जाएगा, या उसके लिए हेल्थ खराब होना जरूरी है? हाँ सर, हेल्थ खराब होना चाहिए बोले। हेल्थ खराब होना जरूरी है, समझ रहे हो ना। ठीक है, जो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कंटिजेंट,
ओके, होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी बात हो गया। गाड़ी है हाँ जो बोलो। चाहते हैं इंश्योरेंस जिससे मिले, जो गाड़ी वगैरह होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती ठोक ठाक देते हैं कि जिससे इंश्योरेंस को क्लेम कर सके। हाँ वो कई बार ऐसे करते हैं, दुकान में आग लगा देते हैं ताकि पुराना स्टॉक को न्यू स्टॉक में चेंज कर पाए, ठीक है, ऐसा कई बार करते हैं जब बिजनेस कैश ट्रैप हो जाते हैं, इस तरह का 2 नंबर करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज भी इसीलिए बदमाशी करता है, ठीक है, वो भी देखता है कि एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया, आग जानबूझ के लगाया गया, इतना जल्दी आपका रिलीज नहीं करता इंश्योरेंस कंपनी भी, इतना आसानी से तो नहीं मानता है सर, इवन हेल्थ इंश्योरेंस के केस में नहीं मानता, एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी बात हो जाए ठीक है, वो लोग भी आजकल बदमाशी करने में वो लोग भी माहिर हो गया है। जो भी हो, आप लोगों को समझ में आ गया, इतना काफी है सर, थैंक यू। तो डिसोल्यूशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, तो ऐसा कुछ हो जाए तो भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। सेक्शन 43, डिसोल्यूशन बाय नोटिस of partnership at will, where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm, where the partnership is at will, वो चाह रहा है the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing, वो writing में notice देता है बाकी पार्टनर को, जैसे विश्वजीत, सोविक, स्नेहाशीष, आयन, मानो कि आयन को लगता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहिए, तो बाकी को क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई मेरा इंटेंशन है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए। इन केस डेट इज मेंशन्ड इन द नोटिस, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और इन केस नो डेट इज सो मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। मतलब अगर कोई डेट मेंशन है तो उसी डेट से डिसोल्यूशन चालू होगा, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, एज ए नो डेट इज मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, जिस दिन से नोटिस कम्युनिकेट हुआ उस दिन से डिसोल्यूशन माना जाएगा, अगर बाकी लोग राजी होता है ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा नहीं कि आयन का मन हुआ डिसोल्यूशन हो गया, सबका राजी होना भी जरूरी है, ठीक है, सभी कोई एग्री करेगा तभी जाके एक फर्म डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है सर। आई होप सर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हेलो, यस सर। ओके, अब सर आ जाते हैं डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, सेक्शन 44, ठीक है, जब कोर्ट आके आपके बिजनेस को बंद करेगा, ठीक है, तो कब कोर्ट का एंट्री होता है, कोर्ट में एट द शूट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर ने शू किया, डिसॉल्व ए फर्म और एनी अदर फॉलोइंग ग्राउंड, इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड, वेयर ए पार्टनर नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर तो वो है नहीं, ठीक है, पार्टनर हैज बिकम ए अनसाउंड माइंड, पागल हो गया है, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन ए शूट ऑफ द पार्टनर अदर पार्टनर्स, बाकी लोगों ने बोला, जैसे मानो कि विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन, सोविक, किसको पागल बनना है, जल्दी बोलो, विश्वजीत, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष पागल बन जा, स्नेहाशीष है तू? अच्छा सर। विश्वजीत पागल बनिए दाओ, एमनी पागल नहीं, मुझे अभी लगा कि स्नेहाशीष पागल है, ठीक है, मैं स्नेहाशीष को पागल बनाया, अभी विश्वजीत को बाद में पागल बनाएंगे, रुक जा। तो स्नेहाशीष पागल हो गया है, तो ये चीज सोभिक, अयन, विश्वजीत जाके कोर्ट को बता रहे, ठीक है, तो become unsound, the court may dissolve the firm on a suit of the other partners or by the next friend of the insane partner. The temporary sickness is no ground of dissolution of the firm. टेम्पोररी सिकनेस कभी भी फार्म का डिसोल्यूशन का कारण नहीं बन सकता सर, परमानेंट होना चाहिए, मतलब स्नेहाशीष का पागलपंती परमानेंट है कि नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं ना, स्नेहाशीष तेरा पागलपंती कुछ देर के लिए है, मतलब सपोज मान की गर्मी के टाइम पे किसी टाइम पे तू पागल हो गया है, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ये बस हमारे स्टोरी में है करेंटली, ठीक है, गजनी सर, गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, वो तो एक परमानेंट डिसऑर्डर टाइप का ही था मतलब उसका ऐसा हमेशा होता था, तो पॉइंट एकदम জলাতঙ্ক বলছো, हाँ তুমি কি জলাতঙ্ক টাইপের বলছো? हाँ, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तभी जाके उसका हुआ, लेकिन बाद में ठीक हो गया, टेम्पोररी सिकनेस। हाँ, जलातंक भी हो सकता है, जलातंक लाइक जो डॉगी काटने से होता है ना, हाँ सर। पागल कुकुर, डॉगी काटने से होता है, पगला मतलब वो मतलब पगला हुआ कुत्ता काटने से होता है, मतलब क्या पानी से आतंक हो जाता है ना, यस सर। इंसान डॉगी जैसा बिहेव करने लगता है, पानी देख के डरता है, दूसरे को काट लेता है, जिसको वो काट लेता है उसको भी हो जाता है।
मतलब एक्चुअली उसके अंदर डॉगी का आत्मा घुस जाता है, ऐसा बोल सकते हैं सर? स्नेहा हॉरर फिल्म हो जाएगा सर अभी। आप लोगों को भी डरने लगेंगे कि हॉरर फिल्म चल रहा है, डॉगी का आत्मा आ गया। अच्छा ठीक है, चलो, इंसैनिटी अनसाउंड माइंड हो सकता है, बट परमानेंट होना जरूरी है। कोर्ट डिसॉल्व तभी करेगा, कोर्ट चेक करेगा, ऐसे नहीं कोर्ट में जाके कोई भी कुछ बोल दिया और कोर्ट उसको बोल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोर्ट उसका पूरा जांच करता है, तभी जाके कोर्ट डिक्लेयर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। परमानेंट इनकैपेसिटी, when a partner other than partner swing has become in any way permanently incapable performing his duties as partner. say for example विश्वजीत का तबीयत खराब हो गया, उसको permanent incapability आ गया, then the court may dissolve the firm. such permanent incapacity may result from physical disability or illness. भगवान ना करे, हमारे स्टोरी में है ये, ठीक है, ये सब स्टोरी चल रहा है सर। पार्टनरशिप बनाया था, रजिस्ट्रेशन किया था, बिजनेस बना था, अब सब बूढ़ा हो गया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। विश्वजीत, स्नेहाशीष, एक पागल हो गया, दूसरा का इनकैपेसिटी आ गया, सबका उम्र हो गया सर, 75 प्लस उम्र हो गया, इसीलिए बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बच्चे उम्र में नहीं हो रहा है सर, ये सब 75 प्लस एज में हो रहा है, ठीक है, मतलब 2060-70 में हो रहा है, चलेगा ना? 2060 का बात कर रहा हूं मैं। यस सर, यस सर। ठीक है, these are the situations in 2060, हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं अभी, ठीक है। 2060 में जाके कुछ हो सकता है, नॉट नाउ। मिसकंडक्ट, सर बद्दुआ मिलेगा आपको। आप किसी को पागल बना रहे हो, आप किसी को इनकैपेसिटी बना रहे हो, दे दो सर बद्दुआ, क्या है। मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो मुझे भी बद्दुआ कहानी में मिल जाए। मिसकंडक्ट, वेयर ए पार्टनर अदर देन पार्टनर is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on his business, the court may order of dissolution of the firm by giving regard to the nature of business. It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of the business. The important point is the adverse effect of the misconduct on the business. In each case nature of business will decide whether an act is misconduct or not. मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का मिसकंडक्ट किया है, सोबिक बिजनेस के टाइम पे सो जाता है, क्या सोबिक का ये काम को हम लोग मिसकॉन्टेक्ट बोल सकते हैं? कस्टमर आता है तो यस सर, कस्टमर आता है तो फिर कस्टमर को बोलते हैं अभी मैं सो रहा हूं, अभी मैं मतलब सर्विस नहीं दे सकता। बात में आ जाओ। हाँ, बाद में आ जाओ। यस सर, अभी मैं सो रहा हूँ। अब देखना पड़ेगा कि जो भी है, मतलब बेसिकली ये बिजनेस के नेचर के साथ देखना पड़ेगा कि वो मिसकंडक्ट है कि नहीं, गिल्टी है कि नहीं, चेक करना होगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट देखेगा कि कितना ज्यादा इनजस्टिस है बिजनेस के साथ, तो उस केस में बिजनेस को वो मतलब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। नॉट जस्ट सो जाना, जानबूझ के सोना, मिसकंडक्ट मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, जानबूझ के मिसकंडक्ट कर रहे हो बिजनेस को प्रॉब्लम में डालने के लिए। persistent breach of agreement, जस्ट ए सेकेंड सर, थोड़ा सा पानी पीता हूं, रुको। जस्ट ए सेकेंड। persistent breach of agreement, where a partner other than a partner sue willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of the affairs of the firm or conduct of its business, or otherwise so conduct himself in matters relating to business that is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him, then the court may dissolve the firm at the instances of any of the partner. जैसे कि मानो कि कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है बोलो तो सर? इसमें ना वो पैसा को इधर उधर कर देना, फार्म के जो फंड होते हैं थेप चोरी कर लेना, फंड को मतलब अलग तरीके से इनअप्रोप्रिएटली इधर उधर करना, ठीक है, ये सब मतलब ये ट्रस्ट का बात हो जाता है। कीपिंग एरोनस अकाउंट, एरोनस अकाउंट मतलब सर गलत अकाउंट, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना, बिजनेस को हमेशा गुमराह कर देना। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, जितना कैश आपको होल्ड करना चाहिए था उससे ज्यादा पैसा अपने पास रखना। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार बोलने के बाद भी अकाउंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, जो भी हिसाब है वो हिसाब शो नहीं करता, जो उनके थ्रू से बिजनेस हुआ है उसका हिसाब नहीं दिखाता। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब समझ रहे हो ना सर? ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो जा रहा है ना? हाँ सर। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ देना। जैसे आजकल एक बड़ा फेमस वर्ड चलता है ना सर यूथ में, क्या फेमस वर्ड चल रहा है आजकल? नॉट जस्ट यूथ सर, आजकल तो बूढ़ा बूढ़ा लोग भी कर रहा है। हाँ हाँ ब्रेकअप। बुढ़ा बुढ़ा लोग कर रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड की टॉप क्लास सेलिब्रिटीज लोग कर रहे हैं। क्या मैसेज देता है ये लोग सोसाइटी को, समझ में नहीं आता मुझे। नाम मत लो, छोड़ो, हमें किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहिए। बट सीरियसली जब कोई बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे करते हैं ना, जो आइडियल मतलब जो बेसिकली जो आइडियल पर्सन है, जिनको देख के समाज जीता है, उनको ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। जो भी हो छोड़ो सर, पर्सनल बात तो नहीं कर सकते। बट फिर भी ये ब्रेकअप हो या ब्रिज, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, ठीक है? तो ब्रेकअप करना, ब्रिज करना, ठीक है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, बार बार धोखा हो रहा है, बार बार, तो तब तो क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। और मैंने जो बोलने का कोशिश किया, ठीक है, आपको जो समझना है समझ जाओ। जिनको पता है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता उसको नहीं समझ आया होगा, डजंट मैटर सर, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही काफी है। अच्छा, if one of the partners keeps erroneous account and omits to enter receipts, or if there is continued quarrels between the partners, झगड़ा चले जा रहा है सर, continued quarrels मतलब समझौता हो ही नहीं रहा है, or there is such a state of things that destroys the mutual confidence of partners, the court may order for dissolution of the firm. द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन द फर्म। मतलब अगर बार बार झगड़ा चलता जाए तब तो कोई उपाय नहीं है, तब करना ही पड़ेगा, चाहे ब्रेकअप हो या ब्रिज, है ना सर? ब्रेकअप पर्सनल लाइफ का पॉइंट है, ये सब याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। और ब्रिज मतलब आप लोग समझ रहे हो, बिजनेस का बात है। ब्रेकअप हो या ब्रिज, दोनों केस में अगर झगड़ा बंद नहीं हो पाता है तब तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। आई होप कि इंसान तभी करते हैं जब उपाय नहीं होता, लेकिन बार बार होना कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठाते हैं। जो भी हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस में टिक नहीं पाता, कुछ लोग होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में टिक नहीं पाता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आपको किसी कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब आप कहीं जाके ठीक नहीं रह पाते हो। जो भी हो, देखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पर ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सू हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द firm to a third party or has allowed his shares to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner, the court may dissolve the firm at the instances of any other partner. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पर, where a partner other than the partner, ठीक है, पार्टनर other than the partner sue has transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be charged or sold by the court, ठीक है, इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर। मतलब किसी का कुछ इंटरेस्ट अमाउंट बाकी था, लैंड रेवेन्यू का कुछ बाकी था, ठीक है, ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर रहा है कि जो भी पार्टनर्स का बाकी वगैरह है, वो बाकी के कारण कोर्ट उसको डिसॉल्व करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि पार्टनर का बाकी है तो थर्ड पार्टी को मिलता था, तो थर्ड पार्टी के थ्रू से कोर्ट में केस हुआ, और अदर देन पार्टनर, हाँ, थर्ड पार्टी ने केस किया किसी पार्टनर पे और उसके नाम पे कुछ भी बाकी था, तो लैंड रेवेन्यू का कुछ एरियर था, जो भी एरियर था, तो कोर्ट ऐसे केसेस में पार्टनर को मतलब बेसिकली फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं बाकी को मिटाने के लिए। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। परपेचुअल मतलब सर जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट समझते हो, नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं होता, मतलब बिजनेस जब भी हो रहा है लॉस ही हो रहा है, तो जब लॉस बंद नहीं होता तब बिजनेस को चलाना मूर्खता है ऑब्वियसली। अब लॉस में कितना दिन तक बिजनेस को चला सकते हो? जस्ट लाइक रोज रोज झगड़ा करके पर्सनल लाइफ को कौन खराब करना चाहेगा? इससे अच्छा है सेपरेट हो जाना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट द लॉस इन फ्यूचर आल्सो द कोर्ट में ऑर्डर फॉर इट्स डिसोल्यूशन। तो ऐसे केसेस में कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, व्हाट इज दिस? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स देख लेते हैं सर फटाफट, 2-3 पॉइंट। Where the court considers any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve the firm. The following are the cases. मतलब अगर फर्म को लगता है कि बिजनेस को बंद रहना चाहिए, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट प्रॉपरली डेडलॉक है, मतलब किसी भी तरह का एडजस्टमेंट के लिए कोई राजी नहीं है,
but the partners are not in talking terms between them, मतलब उनके अंदर बात होना भी नामुमकिन है। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब बेसिकली बिजनेस का सिचुएशन इतना खराब होते जा रहा है, चाहे आप कुछ भी करो लॉस ही होगा, कुछ भी कर लो बिजनेस लॉस में ही जाएगा। गैम्बलिंग बाय ए पार्टनर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है और कोई एक पार्टनर बिजनेस स्टॉक मार्केट में जाके गैम्बलिंग कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में के कौन सा पैसा लगाना चाहिए? आपका एक्स्ट्रा पैसा जो रिस्की ना हो, ठीक है, जिसको डाल के आप बिजनेस को खराब नहीं कर सकते। और दूसरा बात, स्टॉक मार्केट को सोच समझ के इन्वेस्ट करना अलग बात होते हैं और स्टॉक मार्केट में जाके गैम्बलिंग खेलना अलग बात होते हैं। और कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसे ही नहीं डाल देना चाहिए। स्टॉक मार्केट कभी भी आपका रेगुलर सोर्स प्रॉपरली होना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट आप ट्रेडर हो तो अलग बात, ठीक है, उनको भी रिस्क होता है, बट फिर भी क्योंकि जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, वैसे जगह में जाके आप अपना डेली बिजनेस का पैसा को डाल नहीं सकते रेगुलर बेसिस पे। आप बात को समझिए, स्टॉक मार्केट एक रेगुलर एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमी का मिरर है, वहां पर से पैसा कमाया जा सकता है, बट उसको अगर आप अपना डेली बिजनेस की इनकम का पूरा पैसा वहीं पर डाल दोगे तो आप बहुत बड़ा मूर्ख हो, ठीक है। आप अपना डेली अर्निंग को कभी रिस्की अर्निंग में डाल सकते हैं सर, हाँ, आप अपने डेली अर्निंग को, जहां से आपको डेली अर्निंग मिले, उसको आप कभी भी रिस्की अर्निंग में डाल सकते हो? कभी नहीं डालना चाहिए सर, कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज कमाते हो, उसमें से अगर 70 रुपया आपका रेगुलर जीने के लिए जरूरी है, आप 30 रुपीज जो आपका सेविंग्स होता है उसको आप स्टॉक मार्केट में डालो, 30 को आप 300 बना के दिखाओ, इट्स ओके। अगर 30 300 ना होके 30 में रह जाए कोई दिक्कत नहीं, 30 अगर 100 हो जाए तो भी अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन कभी भी अब 30 रुपीज कमाते हो और उसी अमाउंट को आप स्टॉक मार्केट में लगा देते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सीरियसली कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट में लगाना नहीं चाहिए। हाँ, ट्रेडर का अलग कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेडर क्योंकि वो रिस्क लेके ही ट्रेडिंग करता है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखते हैं स्टॉक मार्केट में। आई नो सर, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उनको पता है, आजकल बहुत लोग हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता है। डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी के सभी बातें करके आ गए सर। तो जहां पर कोर्ट ऑर्डर देता है, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेक्शन 40 से 43, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 40 से 43 एंड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेक्शन 44। सेक्शन 44 तो फिर कोर्ट कब कब आएगा आपके बिजनेस को बंद कराने के लिए? जब आप इंसैनिटी, पागलपंती टॉप लेवल का, स्नेहाशीष को याद रखिएगा, ठीक है। स्नेहाशीष को जौलातंक को हो गया था, भगवान ना करे ऐसा हो। मिसकंडक्ट, विश्वजीत ने मिसकंडक्ट किया था, सॉरी सोविक ने मिसकंडक्ट किया था, विश्वजीत का परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया था। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रेकअप को याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, सिमिलर टाइप का। और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट में हो सकता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन 41 में हो सकता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट सेक्शन 42 में हो सकता है, ठीक है। कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो बिजनेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और नोटिस भेज के कोई एक पार्टनर बाकियों को बोलता है कि डिसॉल्व कर लेना चाहिए, सेक्शन 43 के तहत हो सकता है। हेलो सर, आप लोग हाँ ना से जवाब दो सर, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यस सर। थैंक यू सर, बड़ा ही वाइटल पॉइंट था डिसोल्यूशंस का एरिया, जरूर अच्छे से एक बार पढ़िएगा घर पे। सर कंसीक्वेंस ऑफ द डिसोल्यूशंस में सेक्शन 45 से लेके 55 के अंदर कुछ पॉइंट्स बोला गया है। कंसीक्वेंस मतलब डिसोल्यूशंस के बाद क्या होता है। कंसीक्वेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, द पार्टनर्स हैव सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशंस। सेक्शन 45 बोलते हैं सर कि notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution. अगर डिसोल्यूशन से पहले मतलब बिजनेस बंद होने से पहले विश्वजीत, स्नेहाशीष, सोविक एंड अयन, ओके, विश्वजीत, स्नेहाशीष, सोविक, अयन के बीच में जो पार्टनरशिप बना था, इन बिजनेसों ने अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से पहले, बिजनेस डिसोल्यूशन होने से पहले अगर किसी के प्रति कोई भी लायबिलिटी रखा था, वो लायबिलिटी उनका डिसोल्यूशन के बाद भी रहेगा, until public notice is given on the dissolutions। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, उससे पहले का उनका कुछ भी मार्केट में लायबिलिटीज था तो वो सारा का सारा लायबिलिटी उनको देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ ए पार्टनर हु डाइज, अगर कोई डाई हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, ठीक है, उनका कोई संपत्ति है और हु इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट,
अगर वो इंसॉल्वेंट भी हो गया, लाइक विजय माल्या जैसा या मेहुल चोकसी जैसा, of a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section or for acts done after the date on which he ceases to be a partner. मतलब सिर्फ उसी को liability नहीं आएगा जो इस particular liabilities के साथ connected नहीं था, ठीक है? The estate of a partner who dies or who adjudicated an insolvent or of a partner who, not having been known to be person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner. मतलब मानो कि कोई बिजनेस में पार्टनर था, से फॉर एग्जांपल अपना आयन, ये पार्टनर था, ये रिटायरमेंट करने के बाद विश्वजीत, शोभिक और स्नेहाशीष ने कुछ लायबिलिटी रखा, तब उनका लायबिलिटी विश्वजीत, स्नेहाशीष, शोभिक को ही देना पड़ेगा. आयन इज नॉट लायबल इन दैट केस. ओके, बट अगर बिजनेस डिसोल्यूशन हो गया कोई बात नहीं, बट अपना लायबिलिटी अगर कुछ भी है तो वो आपके ऊपर तभी भी रहेगा. इसके ऊपर एक एग्जांपल्स है, देख लेते हैं सर. XY who carried on a business in partnership for several years, ठीक है? XY जो बहुत दिनों से कुछ बिजनेस चला रहे हैं, executed on December 1 a deed dissolving the partnership from the date. Okay, executed on December 1 a deed dissolving the partnership from the date, but failed to give a public notice of the dissolution. On December 20, X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R, who was ignorant of the dissolution, जिनको पता ही नहीं कि बिजनेस बंद होने वाला है. In such a case, Y also would be liable for the amount because no public notice was given. X ने लिया, but Y is also liable because no public notice was given. कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया था, X एंड Y का बिजनेस बंद होने वाला है और इसने R से लोन ले लिया, दिसंबर 1 को बोला कि डिसॉल्व करेगा, और दिसंबर, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई पब्लिक नोटिस रिलीज नहीं किया X एंड Y ने. एक्स ने दिसंबर 20 को आर से कुछ लोन ले लिया, अब आर को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये जो भी लायबिलिटी हुआ है ना, इसके लिए एक्स एंड वाई दोनों लायबल है, बिकॉज तब दोनों ही पार्टनर है. अगर मानो कि वाई रिटायर कर जाता, अगर वाई रिटायर कर जाता तो इन दैट केस तब ये वाई पे नहीं लगता है ना. बोलो सर, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? सिंपल एग्जाम्पल है. तो there are exception to the rule stated in the above, that is when where notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent act in the case of estate of deceased partner. अच्छा, मतलब अगर कोई डिजीज पार्टनर है, मतलब पार्टनर मर गया हो, तो उनके एस्टेट में कुछ नहीं लगेगा, चाहे आप नोटिस ना भी दो तो फर्क नहीं पड़ता. इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट उसका तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर क्या लगाए. डॉर्मेंट पार्टनर, डॉर्मेंट मतलब सर जो मतलब कॉपी में है, मतलब एग्जैक्टली काम नहीं करता, एक्टिव नहीं है. A partner who was not known as a partner to the person dealing with the firm. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, मतलब जिनके साथ डील हुआ है उनको नहीं पता कि ये पार्टनर है बोल के, ठीक है? तो इनके एस्टेट पे इनके मतलब बेसिकली इनको लायबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? किसको लायबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा? द एस्टेट ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर, एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, इनका लायबिलिटी नहीं है. याद रखिएगा सर. इसके लिए एक बार फिर से आप लोग इंसॉल्वेंट, डॉर्मेंट को एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए अगर आप भूल गए होंगे तो. ओके सर. नेक्स्ट, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस owned up after dissolutions. On the dissolutions of a firm, every partner or his representative is entitled, as against all other partners or their representatives, to have the property of the firm applied to payment of the debts and liabilities of the firm, and to have surplus distributed among the partners और their representative according to their rights. मतलब बेसिकली सिंपल बात कर रहे हैं सर, डिसोल्यूशंस के बाद बिजनेस का जो भी है बांट दो, अगर बिजनेस का जो भी अगर कोई नहीं है उसका रिप्रेजेंटेटिव को दे दो, सिंपल बात है. ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. कुछ डेब्ट है तो वो भी पेमेंट कर दो, कुछ लायबिलिटी है तो भी पेमेंट कर दो, कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो भी दे दो. Continuing authority of partners for purpose of winding up, section 47 कहता है, after the dissolution of a firm, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual rights and obligations of the partners continue, notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the company. मतलब जो भी बिजनेस का बेसिक लाइबिलिटीज वगैरह है वो सभी के सभी चीजें पार्टनर्स को मान्य करना पड़ेगा. सेक्शन 48 बताता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. जब अकाउंटेंसी करोगे ना, कुछ चीजें ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा सर, ठीक है? मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं. सेक्शन 48 का क्या बताते हैं? इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ ए फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स. लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, कैपिटल का डेफिशिएंसी या बिजनेस में लॉस हो गया है,
shall be paid first out of profits. ठीक है, next out of capital, and lastly if necessary by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profit. अगर बिजनेस को लॉस है, कैपिटल को डिफिशियंसी है, तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो भी है वहां पर डालो. ठीक है, the assets of the firm including any sums contained by the partners to make up deficiencies of capital must be applied in the following manner. मतलब अगर बिजनेस के कैपिटल में शॉर्टेज है तो वो शॉर्टेज को आप कहां से भरोगे? इन पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज. अगर थर्ड पार्टी का कुछ डेब्ट है तो कैपिटल को पहले वहां पर यूज करो. इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल. अगर किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल दिया था बिजनेस को, उनका कुछ बाकी है तो वो दे दो पार्टनरशिप से. इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, एंड द रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ रहेगा, इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर. मतलब सिंपल बात है, बिजनेस का जो भी कैपिटल रहेगा, ठीक है, कैपिटल का जो भी डेफिशिएंसी होगा तो पहले जो भी प्रॉफिट है वहां से कैपिटल में भरो, और बिजनेस के कैपिटल से लोन अगर कुछ भी बाकी है वो चुकता करो. पार्टनर्स का कुछ कैपिटल किसी पार्टनर ने कुछ दिया था उनको दे दो. ठीक है, अगर बिजनेस का लास्ट में कुछ भी बचता है, रेसिडुअल कुछ भी बिजनेस के पास पड़ा रहता है, तभी जाके पार्टनर के पास कुछ बचेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा सर. बाबा जी का ठुल्लू बचेगा. नॉर्मली सर लॉस में बिजनेस बंद होगा तो कुछ बचने का चांसेस है ही नहीं. सिंपल बात है, जब अकाउंटेंसी करोगे ये सब एकदम सिंपल लॉजिक लगेगा, कुछ नहीं है. ठीक है, सेक्शन 48 का एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. चलो, अकाउंटेंसी जब करोगे ना पार्टनरशिप अकाउंट्स, तब एकदम बच्चा जैसा लगेगा सर, एकदम सिंपल बात है. X and Y are partners sharing profit and losses equally and X died. ठीक है, on taking partnership accounts it transpired that he contributed 6,60,000 to the capital of the firm and Y ने capital contribute किया सिर्फ 40,000. The asset amounted to rupees 2 lakh. Asset amounted to rupees 2 lakh. In such a situation, the deficiency कितना हो जाता है? 6,60,000 प्लस 40,000 और 2 लाख का एसेट. तो अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट तो इक्वली शेयर होने वाला है. एक्स गुजर गया तो पार्टनरशिप तो रहेगा नहीं. अब डिसोल्यूशन ऐसे ही करना पड़ेगा. 6,60,000 का एक्स का कैपिटल, 40,000 वाई का, और एसेट है 2 लाख का. तो 6,60,000 प्लस 40 माइनस 2 लाख करने के बाद बिजनेस का रहता है 5 लाख. ये जो 5 लाख है ना सर, ये वाई और एक्स के बीच में दोनों में इक्वली बांटेगा. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का डील हुआ था, इक्वली हुआ है. ठीक है, the agreement provided that on dissolution the surplus asset would be divided between the partners according to their respective interest in the capital, and on the dissolution of the firm a deficiency of capital was found, then asset would be divided between the partners. जैसे कि यहाँ पर 2 लाख का जो एसेट था ना, ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गया, माइनस कर दिया टोटल कैपिटल से. 6,60,000 प्लस 40 करके जो अमाउंट हो रहा था दैट इज 7 लाख, वहां से आप 2 लाख को हटा दो, दैट इज एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, विद द रिजल्ट दैट एक्स एस्टेट वुड बी द मेन लूजर. ठीक है, एक्स का संपत्ति यहाँ पर मेनली लूजर बन गया. ठीक है, क्योंकि एक्स गुजर गया और एक्स का जो संपत्ति था वो यहाँ पर मेन लूजर बन गया. बाकी सर आप देख ही सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. पेमेंट ऑफ फार्म डेब्ट्स एंड सेपरेट डेब्ट, सेक्शन 49 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं, फिर कोई डाउट हो तो आप लोग बोलिएगा. Where there are joint debt due from the firm and also separate debt due from any partner. अगर बिजनेस से किसी को कुछ भी मिलना है, डेब्ट मतलब लोन, डेब्ट मतलब क्या होता है? लोन होता है. The property of the firm shall be applied in the first instances in payment of the debt of the firm. मतलब फार्म का कुछ भी मार्केट में लोन हो तो उससे पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी को लाना पड़ेगा. If there is any surplus, then share of each partner shall be applied. मतलब पहले फार्म का लोन, दूसरे का पैसा पहले दे दो, बाद में कुछ बचेगा तो पार्टनर्स अपने बीच में बांटेगा. The separate property of any partner shall be applied first in payment of his separate debts. अगर पार्टनर ने अलग अलग करके लोन लिया था तो फिर अलग अलग का प्रॉपर्टी चेक करो कि कौन सा एक्स के नाम पे कितना है, वाई के नाम पे कितना है. फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर पार्टनर्स अपने बीच में रखेगा. मतलब सिंपल बात है, अगर पार्टनर ने ज्वाइंटली लोन लिया था तो ज्वाइंट लोन के लिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो भी पार्टनरशिप का है उसको पहले यूज करो. अगर सेपरेट लोन लिया था तो सेपरेट जो भी प्रॉपर्टी पार्टनर्स के नाम पे है बिजनेस रिगार्डिंग, उसको यूज करो डेब्ट को चुकता करने के लिए. पेमेंट ऑफ फार्म डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट्स. अगर सेपरेटली डेब्ट लिया है पार्टनर ने बिजनेस के नाम पे ही तो सेपरेटली चुकता करने का कोशिश करो. अगर ज्वाइंटली लिया है तो ज्वाइंटली चुकता करने का कोशिश करो. ज्वाइंट के केस में फार्म का जो भी डेब्ट है वो देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा.
सेपरेट के केस में सेपरेटली जो भी डेप्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी को यूज करके ही चुकता करना, रीपे करना पड़ेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। तो ये रहा सेक्शन 49 और ये रहा आपका सेक्शन 48 का कॉन्सेप्ट, दैट इज आप किस तरह से अपना एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और कैपिटल का डिफिशियंसी को मिटाते हो और फिर जाके एक्स एंड वाई के बीच में बिजनेस का कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म हो रहा है बिकॉज एक्स एंड वाई के बीच में एक्स का यहाँ पर डाई हो रहा है। बोलो सर, बोलो सर, बोलो। कोई डाउट है? समझ में आया? कोई डाउट हो तो भी बोलो सर। हेलो, अरे सर कहो। एनी क्वेश्चन सर? ना दादा। नो सर। सबको क्लियर है एकदम? है दादा। अरे वाह, सर बहुत बढ़िया बात है, सबको क्लियर है, बढ़िया है सर। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है सर, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, ठीक है। आप लोग एक बार क्या करना है सर, मैं शेयर कर दूंगा नोट्स जिनके पास नहीं है, आप लोग एक बार घर में ना एमसीक्यू को रीड करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज लूंगा, ठीक है, रेडी रहना सर। मैं नेक्स्ट दिन एलएलपी स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप में, तो एलएलपी भी बताऊंगा और एलएलपी के साथ साथ मैं क्विज भी करूंगा पार्टनरशिप के ऊपर, तो आप लोग रेडी रहना सर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15-20 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सभी को बोल रहा हूँ सर, आराम से एक एक क्वेश्चंस को रीड करके रखना, ठीक है। ओवरऑल पार्टनरशिप से ही क्विज हो सकता है, तो क्विज है, कहाँ से क्या करूंगा क्या पता, लेकिन सर रेडी रखना, ठीक है। आंसर्स भी गिवन है नीचे, आप चाहो तो देख सकते हो, और उसके नीचे सर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, ठीक है, कि डिसोल्यूशन ऑफ फार्म सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है, तो एक बार बस क्वेश्चंस को गो थ्रू करके रखिएगा ताकि आप लोग जवाब दे पाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव जब एग्जाम लेंगे तब सब्जेक्टिव जवाब देना, फिलहाल क्विज के लिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो। बोलो सर, ठीक है ना? हाँ सर। ओके सर, है सर। ओके, ठीक है सर। विश्वजीत, शोभिक, चिराग, मन्नन, प्रिया, रौनक, रोशनी, ओके सर, बाय सर, टाटा, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर, बाय बाय, सर। टाटा। बाय सर।